नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? तो देखिए, आज की जो अपनी क्लास होने वाली है शब्द सौराष्ट्र। आज हम पढ़ेंगे शब्द कि शब्द आपके क्या होते हैं, किस किस प्रकार से आपके शब्द बनते हैं, किसके आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, सब चीजों के बारे में जानेंगे। शब्दों को लेकर पिछली परीक्षाओं में किस किस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं, आगे किस किस क्वेश्चन की बनने की संभावना है, हर एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, करते हैं अपनी क्लास का शुभारंभ। देखिए भाई, देखो, अगर मैं बात करूं पहले ही क्वेश्चन की, पहला ही क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन नहीं है, पहले हम समझते हैं कि शब्द होता क्या है। देखो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां से आपके बात करूं किसकी, शब्द की, एक बार फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे क्या जो मेरी आवाज है वह प्रॉपर तरीके से आपके पास आ रही है कि नहीं। देखो, यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं शब्द की कि भाई शब्द है क्या, शब्द आपका है क्या। देखो, अगर शब्द की बात करूं, शब्द सबसे सार्थक ध्वनि कौन सी है, शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक ध्वनि कौन सी है, शब्द है। क्योंकि मैंने आपको कहा था, मैंने आपको बताया भी था कि वर्ण जो होती है, या फिर मैं इसको ध्वनि कहूं, ये होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। इससे बड़ी इकाई होती है अक्षर। क्या होती है? अक्षर होती है। अक्षर से बड़ी इकाई क्या होगी? अक्षर से बड़ी इकाई होगी जी आपकी शब्द। क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। शब्द से बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी आपकी पदबंध। क्या होगी भाई? पदबंध हो जाएगी। पदबंध से बड़ी इकाई होगी आपकी उपवाक्य। उपवाक्य होगी। और उपवाक्य से बड़ी इकाई होगी आपकी वाक्य। क्या होगी? वाक्य होगी। तो ये हमको जानना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या फिर ध्वनि, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? शब्द। क्योंकि शब्द का हम कोई अर्थ निकाल सकते हैं, शब्द का अपना एक सार्थक अर्थ होता है। जी हाँ, और शब्द को हमें और किस नाम से जानता हूं? पद के नाम से जानता हूं। किसके नाम से जानता हूं भाई? मैं पद के नाम से जानता हूं शब्द को। तो ये भी हमको जानना है। अब देखो, शब्द अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जी बिल्कुल। देखो, कई सारे वर्ण मिलकर बनाते हैं एक अक्षर, कई सारे अक्षर मिलकर बनाते हैं एक शब्द, और कई सारे शब्द मिलकर बनाते हैं एक पदबंध, और कई सारे पदबंध मिलकर बनाते हैं उपवाक्य। तो ये भी तो चीज हमको पता होनी चाहिए। जी हाँ भाई, सभी के कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। देखो, वास्तव में एक शब्द अथवा अनेक अक्षरों के योग से बनता है। वे कहाँ जाते हैं? क्या है भाई? देखो, जैसे मैंने एक वाक्य का प्रयोग किया, वे कहाँ जाते हैं, मैंने कहा वे कहाँ जाते हैं। अब इस वाक्य में देखो, इस वाक्य में 4 शब्द हैं। पहला है वे। क्या है? वे। अगर मैं वे की आपसे बात करूं तो देखते हैं कि ये किस किस के योग से बना है। तो सभी कहेंगे सर इसमें वा तो व्यंजन है आपका, और इसमें एक की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो ये आपके इन से मिलकर बना है। तो जी हाँ बिल्कुल, ये इन से मिलकर बना है। तो ए इन दो छोटी ध्वनियों से मिलकर बना है। किससे? वा से और ए से। अब ए क्या है यहाँ पर? ए है आपका स्वर। क्या है? ए है आपका स्वर। स्वर से मिलकर ये बना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि शब्द आपके किस किस प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। देखो, शब्द भेद। अब है अपना शब्द भेद कि शब्द आपके किस किस प्रकार से हो सकते हैं। पहला ही टॉपिक क्या है? सार्थक। सार्थक और निरर्थक। भाई, शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है, दूसरे ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता। जैसे अगर मैं सार्थक शब्द की बात करूं, मैंने कहा राम। अच्छा, मैं इसका पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। जी हाँ भाई, तो मैंने यहां से पेन का कलर चेंज कर लिया है। देखो, अब मैं इसको फिर से आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक बार सभी लोग बताएंगे क्या जो मेरी आवाज है वह प्रॉपर तरीके से आपके पास आ रही है, या फिर प्रॉपर तरीके से आपके पास नहीं आ रही है। जी हाँ भाई, फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या जो आवाज है वह प्रॉपर तरीके से आपको मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। तो जी हाँ, देखो, हम कहाँ थे? हम थे आपके सार्थक और निरर्थक शब्द पर। सार्थक शब्द क्या होते हैं भाई? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो, कोई अर्थ निकले। अब सर ऐसे शब्द कौन से हों? जैसे मैंने कहा आपसे राम, मैंने कहा राम, तो राम से आपका क्या अर्थ निकलता है कि किसी व्यक्ति का नाम है राम, तो सार्थक ध्वनि है ना? बिल्कुल। और अगर मैं कहूं फटाफट, फटाफट, तो देखो इससे भी कोई हमको सार्थक ध्वनि नहीं मिलती है। फटाफट
चटाचट, तो ये सभी होती हैं आपकी क्या, ये सभी होती हैं आपकी निरर्थक ध्वनियां। अच्छा, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, निरर्थक ध्वनियों के बारे में। अब देखो, अब हम यहां से जानते हैं रचना के आधार पर आपके शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं आपकी परीक्षा में। हाँ भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को जय श्री कृष्णा और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी बच्चा पटाखा नहीं फोड़ेगा, कोई भी बच्चा प्रदूषण नहीं फैलाएगा किसी भी प्रकार का। अपने बड़े बूढ़ों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ सभी लोग दीपावली मनाएंगे। और क्या है, पटाखे तो बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। देखो, दीपावली एक त्योहार है, किस प्रकार का, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है इस दिन। तो सभी लोग से मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, मेरी विनती है कि कोई भी लोग पटाखे नहीं चलाएंगे। इससे अपना वातावरण प्रदूषित होता है और जलने के भी इससे कई सारे चांस होते हैं, तो कोई भी लोग पटाखा नहीं चलाएगा। अच्छा देखो, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि रचना के आधार पर जो आपके शब्द होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहले देखो रूढ़, फिर है यौगिक, फिर है आपका योग रूढ़। अब सर ये क्या है, ये क्या है? देखो, रूढ़ की अगर मैं बात करूं तो ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर मुझको कुछ भी अर्थ प्राप्त नहीं होता है, जिनका अगर मैं खंडन करता हूं मुझको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। अच्छा सर, ये तो मुझको पता चल गया, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा घर, अच्छा देखो, मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर आपको ये चीज समझ में आई ना, तो आपको समझो आधी हिंदी समझ में आ गई। अगर देखो, मैंने लिखा घर, घर का अगर मैं खंडन करता हूं मुझको 2 वर्ण प्राप्त होते हैं, घा और रा। क्या होते हैं भाई? घा और रा होते हैं, इनका कोई भी अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर कोई सार्थक अर्थ मुझको ना मिले, वे होते हैं आपके रूढ़ शब्द। जैसे राम, क्या है भाई? राम, तो राम का मैंने किया रा धन आ धन मां, तो ये है आपके राम का खंडन, तो यहां से मुझको कुछ भी अर्थ नहीं मिला। अच्छा, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं आपके रूढ़ शब्द। अब ये यौगिक शब्द क्या होते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यौगिक शब्द क्या होते हैं, फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ भाई, क्योंकि मैं शायद पिछली भी क्लास में आपको ये बता चुका हूं। यौगिक, देखो, यौगिक की अगर मैं आपसे बात करता हूं ना, तो यौगिक कहां होते हैं देखते हैं थोड़ी देर में। देखो भाई, यौगिक, मैंने लिखा यौगिक। अब यौगिक शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों की सहायता से बने हों, अर्थात कहने का मेरा मतलब है, अगर मैं इनका खंडन करता हूं ना, तो मुझको जो इसका खंडन होता है उनके सार्थक अर्थ प्राप्त होते हैं। जैसे देखो, मुझे पता है आप समझ नहीं पाए, लेकिन आप अभी समझ जाओगे, बिल्कुल जी। देखो, जैसे मैंने कहा आपसे पाठशाला, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा आपसे पाठशाला। अब अगर मैं इसका खंडन करता हूं तो मुझको मिलता है पाठ जमा शाला। क्या मिलता है? पाठ जमा शाला। तो देखो भाई, तो यहां से पाठ का अर्थ क्या है? पाठ का भी एक अपना सार्थक अर्थ है पढ़ना। क्या है भाई? पढ़ना। और शाला का अर्थ है घर या फिर स्थान, तो पढ़ने के लिए स्थान को कहते हैं पाठशाला। मुझे पाठ का भी अर्थ मिला, मुझे शाला का भी अर्थ मिला, तो यहां से ये होगा आपका यौगिक शब्द। क्या होगा? बिल्कुल सही है भाई, आपका बिल्कुल आंसर सही है, यौगिक होगा। लेकिन अगर मैं योग रूढ़ की बात करूं कि योग रूढ़ क्या होते हैं भाई, योग रूढ़ क्या होते हैं, इनको किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं? देखो, योग रूढ़ होते हैं आपके ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर हमको सार्थक ध्वनि तो मिलती है, लेकिन वो किसी तीसरी वस्तु के बारे में हमको जानकारी देते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपसे पंकज, मैंने एक शब्द कहा आपसे पंकज, तो पंकज सभी लोग कहेंगे सर ये हमको पता है, पंक प्लस जा से मिलकर बना है। पंक का अर्थ होता है कीचड़। क्या होता है? कीचड़ होता है। और जा का जो अर्थ होता है वह होता है उत्पन्न होना। क्या होता है? उत्पन्न होना है जा का अर्थ। जी हाँ भाई, बिल्कुल। तो यहां से देखते हैं, देखो, पंकज मैंने कहा, पंकज मतलब पंक का अर्थ क्या है? कीचड़, और जा का अर्थ है उत्पन्न होना। लेकिन ये हमको जानकारी देता है कमल के बारे में। किसके बारे में? पंकज की अगर मैं बात करूं तो ये होता है कमल का अर्थ में होता है। देखो, कीचड़ में उत्पन्न, तो कीचड़ में उत्पन्न क्या होता है?
कमल ही होता है। तो जी हाँ, तो यहां से पंकज से मुझको किसी तीसरी वस्तु के बारे में जानकारी मिली, ना तो मुझको कीचड़ के बारे में, ना ही मुझको उत्पन्न के बारे में, मुझको एक तीसरा शब्द मिला कमल। क्या मिला? कमल। तो ऐसे शब्द जो जिनके खंडन करने पर मुझको सार्थक शब्द प्राप्त होते हैं और वह किसी तीसरी वस्तु के बारे में जानकारी देता है, वह आता है किसके बारे में? वह आता है आपके योग रूढ़ के बारे में। अब देखो यहां से इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, यहां से अगर मैं यौगिक की बात करूं ना, तो उपसर्ग के योग से बन सकते हैं, प्रत्यय के योग से बन सकते हैं, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से बन सकते हैं, और शब्दों के योग से भी बन सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन पूछता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तब सभी लोग कितने कहेंगे? सर ये तो 4 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। रचना कहे, व्युत्पत्ति कहे, बात एक ही है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर कहे या फिर रचना कहे, सभी का जी जी जी। देखो भाई, उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है तत्सम। अब ये तत्सम शब्द क्या है? जब ये टॉपिक आएगा ना, आप यकीन मानिए आप बिल्कुल पढ़ेंगे इसको। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। अच्छा देखो, इस संकर शब्द को हम जानते हैं किसके नाम से? देसी शब्द के नाम से। क्या है भाई? देसी शब्द, देसी शब्द के नाम से जानते हैं। जी हाँ, तो ऐसे शब्द जिनका किसी और की भाषा से वे नहीं लिए गए हैं, उनकी उत्पत्ति हमने स्वयं की है, भारत में ही हुई है। जैसे क्या है? लोटा। जैसे लोटा आपका किसी भी भाषा का कोई भी शब्द नहीं है ना। तो ये देखो, ये देसी शब्द के अंतर्गत आता है। लोटा, खिड़की, ये सभी आते हैं। अच्छा जी, देखो भाई, और अगर मैं बात करूं तत्सम, किसकी बात करी मैं? तत्सम की। देखो तत्सम का अर्थ क्या है? जानो, तत् जमा सम। अब तत् का अर्थ क्या है? उसके सम का अर्थ समान। क्या होता है? समान, उसके समान। अब यहां पर उसके समान किसके? संस्कृत के समान। तो संस्कृत के समान शब्दों को कहते हैं आपके तत्सम शब्द। जी हाँ भाई, बिल्कुल। अरे क्या बात है, आपके तो आंसर मुझसे पहले आ रहे हैं। जी हाँ भाई, तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं कहलाते हैं आपके तत्सम। तद्भव की अगर बात करता हूं तो ये देखो, ये तत्सम शब्द ही होते हैं। माफी चाहूंगा, ये तत्सम शब्द जो है आपके, उनमें समय के अनुसार कुछ परिवर्तन होते चले आ रहे हैं, और उन्हीं परिवर्तनों के कारण यहाँ पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे कहलाते हैं तद्भव। जैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखो भाई उदाहरण की मदद से, यहां पर मैं 2 शब्द लिखता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं 2 शब्द। पहला है आपका अग्नि। क्या है? अग्नि। दूसरा है आग। क्या है? आग। अगर अग्नि की बात करूं, अग्नि क्या है? अग्नि आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। अग्नि आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये तो होगा आपका तत्सम। आग है आपका, देखो आग अग्नि से ही बना है। आग जो शब्द है आपका अग्नि से ही बना है, लेकिन समय के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन होते गए, अब हम इसको बोलते हैं आग। तो ये होगा आपका तद्भव। क्या होगा भाई? ये होगा आपका तद्भव। आशा करता हूं ये चीज आप समझ पाएंगे। विदेशी शब्द, देखो हिंदी में 15% तक जो शब्द हैं वे होते हैं विदेशी। हिंदी में लगभग कितने शब्द हैं भाई? हिंदी में लगभग हैं आपके 2 लाख शब्द। देखो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, भाई जगह तो बिल्कुल भी नहीं बची, फिर भी आप समझने की कोशिश करो। देखो हिंदी की अगर मैं बात करूं ना, हिंदी की अगर मैं बात करता हूं, हिंदी में लगभग हैं आपके 2 लाख से अधिक शब्द हैं हिंदी में। अच्छा सर, ये हमको पता चल गया। और अगर मैं 15% शब्दों की बात करूं तो ये हैं आपके विदेशी शब्द। कौन से हैं? विदेशी शब्द। लेकिन हमारा क्वेश्चन है सर ये विदेशी शब्द हिंदी में कैसे आ गए? तो हम पर कई सारे मुल्कों ने शासन किया है, कई सारे मुल्कों ने अपना राज हम पर चलाया है। जी हाँ, ये सत्य है। मुगल हो गए आपके, और आपके अफगानी हो गए, और अंग्रेज हो गए, इन सभी ने हम पर शासन किया है। तो उनकी जो भाषा की झलक है वह हमारी हिंदी पर देखने को मिलती है। उसी का परिणाम है कि 15% तक जो हिंदी में शब्द हैं वह विदेशी शब्द हैं। अच्छा जी, और अगर मैं बात करूं सर्वाधिक किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, तो वो है आपके फारसी। किसके हैं भाई? फारसी भाषा के सर्वाधिक शब्द होते हैं, ये भी आप याद रखोगे। अच्छा, संकर शब्द तो सभी लोग जानते होंगे, लोटा वोटा, ये जो सभी शब्द होते हैं ये सभी संकर, इनको देसी शब्द भी कहते हैं। अच्छा, अब देखो अर्थ के आधार पर, अगर मैं अर्थ के आधार पर बात करूं ना, तो आपके सामने है 4 प्रकार: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। तो देखो इन सभी को हम पढ़ेंगे, और इन सभी को हम पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि देखो पर्यायवाची शब्द की संख्या, विलोम शब्द की संख्या, इन सभी की संख्या अथाह है। अगर आप उन पीडीएफ की मदद से इनको पढ़ने की कोशिश करते हो, तब आपको इसका आंसर
बहुत जल्दी मिल जाएगा। जी हाँ, ये सत्य बात है। और क्या है, देखो विकार के आधार पर, अब सभी लोग कहेंगे सर विकार के आधार पर कौन कौन शब्द होते हैं। भाई देखो, एक तो होते हैं विकारी। क्या होते हैं? विकारी। और विकारी का अर्थ क्या है? विकारी का अर्थ है यहाँ पर परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन होता है। विकार मतलब परिवर्तन। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन होता है तो वे शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। अब ये परिवर्तन किस आधार पर होगा? ये परिवर्तन होगा आपके लिंग, वचन और कारक पर। इनके आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वे कहलाते हैं विकारी शब्द, और जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है वे कहलाते हैं आपके अविकारी शब्द। जैसे जैसे आपके क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मय बोधक है, अव्यय है, निपात है, ये सभी कहलाते हैं अविकारी। और विकारी की बात करूं तो देखो भाई, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये सभी कहलाते हैं आपके क्या? ये सभी कहलाते हैं आपके विकारी शब्द। अच्छा देखो, अगर मैं बात करता हूं आगे, अगर आपको लेकर चलूं, देखो एक बार फटाफट से सभी लोग जानेंगे। देखो, रचना के आधार पर शब्द होते हैं तीन प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर होते हैं चार प्रकार के, अर्थ के आधार पर भी होते हैं चार प्रकार के, विकार के आधार पर होते हैं दो प्रकार के, विकारी और अविकारी शब्द, और उनके भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। तो ये भी चीज याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। जी हाँ भाई देखो, अब इनको हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सर ये कैसे होते हैं। देखो, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अभी तो पढ़ा है, शब्द होते हैं दो प्रकार के, सार्थक ध्वनियां होती हैं और कुछ होती हैं निरर्थक। अब अगर निरर्थक की बात करूं, जैसे फटाफट, क्या है भाई? फटाफट। अच्छा, सार्थक की बात करूं, जैसे घर, राम, आम, तो ये सभी होती हैं सार्थक ध्वनियां जिनसे हमको कुछ सार्थक अर्थ प्राप्त होता है। और निरर्थक की बात करूं, कुछ भी अर्थ प्राप्त नहीं होता है। जैसे देखो, सार्थक, जिन शब्दों में कुछ अर्थ होता है, यही तो कहा है मैंने, जिन शब्दों में कुछ अर्थ होता है वे कहलाते हैं सार्थक, और उनको सार्थक कहते हैं। जैसे राम, घर, नगर, मैं, आप, विश्वविद्यालय, ये सभी है सार्थक। और निरर्थक की बात करूं, देखो भाई, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे कहलाते हैं आपके निरर्थक शब्द। जैसे धम्म, वह धम्म से गिरा, वह धम्म से गिरा। धम्म का अर्थ क्या है? कुछ भी नहीं है। हिंदी में धम्म नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। तो ये होते हैं निरर्थक शब्द। फटाफट, चटाट, चट, फट, टन, ये सभी जो शब्द हैं ये होते हैं निरर्थक शब्द। आप इनको याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका निरर्थक शब्द है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा होता है। जी भाई चलिए देखो, अच्छा ये भी चीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कुछ ऐसे निरर्थक शब्द होते हैं, अगर उनको हम सार्थक शब्द के साथ प्रयोग करें ना, तब वह सार्थक की तरह प्रयोग होते हैं। जैसे अगर मैं, देखो ठाक शब्द क्या है? ठाक आपका निरर्थक शब्द है, लेकिन अगर मैं इसको ठीक के साथ प्रयोग करता हूं, ठीक ठाक, तब इसकी ध्वनि हो जाती है क्या? सार्थक हो जाती है। वोटी, वोटी कुछ भी नहीं होता है। वोटी क्या होता है? वोटी निरर्थक शब्द है। पंजाबी में एक शब्द होता है वोटी, वोटी, वोटी कहते हैं आपकी धर्मपत्नी को। अच्छा, तो रोटी वोटी क्या है? रोटी वोटी, तो रोटी क्या होगा? रोटी के साथ मैंने वोटी जोड़ दिया, तो अब ये हो जाएगा, अब ये सार्थक की तरह प्रयोग होगा, रोटी वोटी दे दो। अच्छा, काम धाम, आप कुछ काम धाम नहीं करते हो, आप कुछ काम धाम नहीं करते हो, तो धाम जो है वह होता है अलग से, अगर हम इसको प्रयोग करेंगे निरर्थक शब्द है। लेकिन इसी का अगर हम किसी सार्थक शब्द के साथ प्रयोग कर दें, काम के साथ काम धाम, तब इसका अर्थ सार्थक हो जाता है। खाना वाना, ये सभी आपको पता होगा। अच्छा देखो भाई, कई अन्य निरर्थक शब्द जैसे पशु पक्षियों की आवाज भी निरर्थक शब्द के अंतर्गत आती है। किसी वस्तु को गिरने की आवाज, यह भी आती है आपके निरर्थक के अंतर्गत। और किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि इत्यादि स्वयं सार्थक नहीं होती है, लेकिन जब वे दो शब्दों के साथ या वाक्य में मिल जाती है तब सार्थक कहलाती है। जैसे घड़ी टिक टिक कर रही है, अब अगर मैं टिक टिक का प्रयोग करता हूं तो ये बिल्कुल निरर्थक ध्वनि है, बिल्कुल इसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इसको वाक्य के अंदर प्रयोग करूं, क्या कि घड़ी टिक टिक कर रही है, तब ये आपका सार्थक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तब ये आपका सार्थक कहलाती है। जैसे भकभक करती रेलगाड़ी जा रही है, तो यहां पर भकभक है, अगर मैं इसको अलग से प्रयोग करूंगा तो ये होगा निरर्थक शब्द। लेकिन अगर किसी वाक्य में इसका प्रयोग हो रहा है, अब देखो भकभक करने से इसकी यहां पर हमको किसी आवाज के बारे में पता चल रहा है। वाक्य के अंदर भकभक क्या करती है? रेलगाड़ी, तो यहां से उसकी आवाज के बारे में पता चल रहा है, तो यहां पर ये सार्थक ध्वनि हो जाएगी। घंटा टन से बज गया, अब ये जो टन है ना, अगर इसको अलग से प्रयोग करूंगा तो ये होगा निरर्थक शब्द, लेकिन इस वाक्य में हो गया ये सार्थक शब्द। यही चीज तो समझनी है अपन को।
अब जानते हैं बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर जो आपके शब्द होते हैं वो होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, रूढ़ी, यौगिक, योग रूढ़, ये 3 होते हैं। अगर यहां पर अगर मैं बात करूं रूढ़ शब्द की, तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो योग से नहीं बनते। अब किसके योग से नहीं बनते? या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों में आपसे बात करूं, इनका खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे कहलाते हैं आपके रूढ़ी शब्द। देखो आप चाहे कमेंट करो या नहीं, लेकिन अभी के लिए क्या है, अभी मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा शांत होकर पढ़ लो, थोड़ा सा शांत होकर पढ़ने की जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखो रूढ़ी, रूढ़ी जैसे आम, हाथ, कान, कलम, इनका अगर खंडन करता हूं तो कुछ भी अर्थ मुझको नहीं निकलता है। हाथ का अगर मैं करूं तो देखो भाई, हा धन आ धन था, तो ये है, तो इनका कुछ भी अर्थ नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं। अब देखो भाई यौगिक, मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे छात्रावास, विश्वविद्यालय, पंचवर्षीय विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, छात्रा, छात्रा धन आवास। क्या है भाई? छात्रा धन आवास। यहां से इन दोनों का अर्थ है भाई, यहां से इन दोनों का अर्थ प्रॉपर तरीके से निकलता है, छात्रा का भी निकलता है, आवास का भी अर्थ यहां से निकलता है। तो यहां से क्या होगा? छात्रा का भी एक अर्थ है, आवास का भी एक अर्थ है, तो ये चीज आपको जाननी है। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, तो देखो छात्रावास, तो यहां से हाँ देखो इनका अर्थ स्वतंत्र होता है, छात्र का भी अर्थ निकल जाता है, आवास का भी है, योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या होते हैं भाई? ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर सार्थक दुनिया तो प्राप्त हो, लेकिन वे कोई विशेष अर्थ दें, वे कोई विशेष अर्थ दें, मतलब किसी तीसरी वस्तु के बारे में हमको जानकारी देती हैं, वे कहलाती हैं आपके योग रूढ़। जैसे अभी अभी तो कहा था मैंने पंकज, क्या कहा था मैंने? पंकज, तो पंकज बना है पंक धन जा से, पंक का अर्थ है कीचड़, क्या है? कीचड़ है, जा का है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना कि देखो अब यहां से ना तो देखो पंख का अर्थ क्या मिल गया? कीचड़, जा का अर्थ मिल गया उत्पन्न होना, लेकिन ये मुझको जानकारी देता है कमल के बारे में। भाई कीचड़ में उत्पन्न वस्तु कौन सी है? कमल ही तो होती है ना। तो कीचड़ का अर्थ मुझको मिला ना, मुझको मिला उत्पन्न होने का, मुझको एक शब्द का अर्थ मिला कमल का, कोई विशेष अर्थ दे, वही तो होते हैं योग रूढ़। अच्छा ये चीज समझ आ गई। आगे चलो, आगे देखो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के, तत्सम है, तद्भव है, और क्या है? देशज है, विदेशी शब्द है। तो चलिए भाई ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम की बात करूं तो जो आपके संस्कृत के शब्द हैं ना, जो संस्कृत के जो शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, वे कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द। अगर मैं बात करूं संयुक्त व्यंजन की, तो देखो भाई छ, त्रय, गे और दे, और ये एक स्वर भी होता है। जहां पर भी ऐसे स्वर आपको दिखें, ऐसे स्वर या फिर व्यंजन आपको दिखें, वहां पर चांसेस हैं कि वह शब्द होगा तत्सम। अच्छा तद्भव की बात करूं तो जहां पर चंद बिंदु वाले शब्द दिखें वे होंगे तद्भव। देशज की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई लोटा, क्या है? लोटा इत्यादि ऐसे शब्द होते हैं देशज। विदेशी की बात करूं जैसे जैसे क्या है भाई? जैसे किताब है, किताब है, और क्या है? और है आपका पेन, पेन, पेंसिल, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं विदेशी शब्द जो किसी न किसी विदेशी भाषा से लिए गए हैं। इनकी संख्या हिंदी में लगभग 15% तक है। कितनी है? लगभग 15% तक होते हैं विदेशी शब्द, ये भी आप याद रखेंगे। अब पढ़ते हैं एक एक करके इन सभी को। देखो तत्सम शब्द, तो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे पुष्प, अग्नि, हस्त, मुख, आम्र, फल इत्यादि, ये सभी कहलाते हैं आपके तत्सम। तद्भव की अगर मैं बात करता हूं तो वे शब्द जो संस्कृत के ही हैं, अलग नहीं है, संस्कृत के ही हैं, किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे कहलाते हैं आपके तद्भव। जैसे अगर पुष्प की बात करूं, पुष्प को मैं हिंदी में या फिर पुष्प का तद्भव क्या होगा? फूल होगा। अग्नि की बात करूं आग होगा, हस्त की बात करूं हाथ होगा, और आम्र का क्या होगा? आम होगा। तो ये सभी होते हैं जो आपके तद्भव शब्द होते हैं, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बात करूं तद्भव शब्द की, तो जहां पर भी आपको चंद बिंदु वाले शब्द देखें वे हमेशा होते हैं तद्भव। क्या होते हैं? तद्भव होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा और देखो भाई देशज शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे हिंदी में जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमको पता ही नहीं है कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई। जैसे तेंदुआ, खिड़की, ठेस, लोटा, डिब्बा, इन शब्दों की
उत्पत्ति के बारे में हमको नहीं पता कि कहां से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इन्हीं को कहते हैं देशज, इन्हीं को कहते हैं देशज। अच्छा, अब देखो भाई विदेशी शब्द क्या होते हैं, अरे कहां गया विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। अच्छा देखो हिंदी में किस किस भाषा के हैं, तो अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी भाषाओं के शब्द आए हैं। कि अब ये शब्द कैसे आ गए, तो हम पर कई सारे मुल्कों ने शासन किया है, उनकी भाषा की झलक हिंदी में देखने को मिलती है। और सर्वाधिक विदेशी शब्दों की बात करूं तो फारसी के शब्द होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और क्या है, फारसी मुगल काल की फारसी शिक्षा और शासन की भाषा थी, अतः इनका हिंदी में प्रभाव पड़ा। तुर्की अरबी भाषा के शब्द भी फारसी के माध्यम से हिंदी में आ गए। अच्छा, हिंदी ने फारसी शब्दों के साथ ही उपसर्ग कौन कौन से हैं, बे, गैर और प्रत्यय, ई, गिरी, दान, दार, बंद भी अपनाए। ये है प्रत्यय और ये है उपसर्ग। उपसर्ग की बात करूं शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं, प्रत्यय जुड़ते हैं शब्दों के अंत में। तो शब्दों के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, जी हाँ। और शब्दों के बाद में जुड़ने वाले शब्दांश को कहते हैं क्या, उसको कहते हैं आपके प्रत्यय। उपसर्ग, अगर संस्कृत के उपसर्ग की बात करूं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22, हिंदी के होते हैं 10, उर्दू के होते हैं 19। अब देखो रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद फटाफट से बताएंगे। क्या जो मेरी आवाज है वह प्रॉपर तरीके से आ रही है भाई आपके पास, जी हाँ भाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। अच्छा जी 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 चलिए बिल्कुल, कोई क्वेश्चन है आपका तो वो भी आप पूछ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। देखिए रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रूपांतरण के आधार पर आपके शब्द होंगे 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो भाई वो कौन कौन से होते हैं, देखो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कौन कौन से होते हैं, विकारी शब्द होते हैं और होते हैं अविकारी। विकारी शब्द की अगर मैं बात करूं, विकार का अर्थ क्या है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन। तो जिन भी शब्दों में परिवर्तन हो वे कहलाते हैं विकारी। अब ये परिवर्तन किस आधार पर होगा, देखो भाई ये परिवर्तन होगा आपके किसके आधार पर, लिंग, वचन और कारक के कारण होगा परिवर्तन। अगर लिंग, वचन और कारक के अनुसार शब्दों में परिवर्तन होता है तो वे कहलाते हैं विकारी शब्द। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके, देखो छापो, संज्ञा के जितने शब्द हैं विकारी होते हैं, क्रिया के जितने शब्द हैं विकारी होते हैं, और विशेषण के जितने शब्द हैं, विशेषण के जितने शब्द हैं विकारी होते हैं। और आपके क्या है भाई, सर्वनाम, सर्वनाम के जितने शब्द हैं सब विकारी होते हैं। अविकारी, जिनमें परिवर्तन ही ना हो, जिनमें परिवर्तन ही ना हो वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। जैसे जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहां, यद्यपि, ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं अविकारी। जैसे हैं आपका अव्यय होते हैं अविकारी, और है निपात हैं, क्रिया विशेषण भी इसके उदाहरण होते हैं। देखो प्रयोग के अनुसार विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के अनुसार जो आपके विकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के, अभी तो कहा था, संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं, क्रिया होती है। प्रयोग के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के। संज्ञा की अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखना छापना भाई फटाफट से। देखो भाई संज्ञा, किसी का नाम, किसी का नाम। अच्छा, सर्वनाम, सभी का नाम, सभी का नाम। अच्छा, ये हमको विशेषण, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण। क्रिया तो आप सभी लोग जानते हैं, ये सभी होते हैं आपके प्रयोग के अनुसार विकारी शब्द। आगे चलो, क्या है, प्रयोगानुसार, प्रयोगानुसार अविकारी शब्दों में भी 4 भेद होते हैं। अब ये 4 भेद कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, संबंध बोधक होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं और विस्मय बोधक होते हैं। ये भी अति महत्वपूर्ण है, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलिए भाई, प्रयोगानुसार अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। अच्छा आगे चलो भाई, देखो अब आते हैं अर्थ के आधार पर, कि अर्थ के आधार पर शब्द किस किस प्रकार से होते हैं। तो ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। जैसे कि अगर मैं बात करूं वाचक शब्द की, इसमें क्या है, शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द का साक्षात सांकेतिक अर्थ मुख्यात बोध होता है उसे वाचक अभिग्रह कहते हैं। जैसे क्या है, घर, नगर, सड़क, फल, स्कूल इत्यादि। तो जी हाँ भाई, तो जिन शब्दों में अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, आप बस इतना सा याद रखो, जिन शब्दों में उनका जो अर्थ है वह सरलता से समझ में आ जाए उनको कहते हैं वाचक शब्द। क्या कहते हैं, वाचक या फिर अभिज्ञा भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और क्या होता है भाई, देखो भाई लाक्षणिक। अब ये लाक्षणिक क्या है, अब देखो, हाँ जी, वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ ना देकर
सीधा शाब्दिक अर्थ अगर होता तो कौन से होते वे होते आपके वाचक शब्द। लाक्षणिक की बात कर रहे हैं हम, तो वैसे शब्द जिनका सीधा अर्थ ना देकर प्रयोजनवश दूसरा अर्थ लिया जाता है वे शब्द कहलाते हैं लाक्षणिक। अच्छा जी, अब जिस शक्ति द्वारा लक्षार्थ गहन किया जाता है उसे लक्षणा कहते हैं तथा मुख्यार्थ बोध। अच्छा, ये संस्कृत का है तो ये अभी के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो लाक्षणिक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ सीधे सीधे ना लिया जाता है, किसी दूसरे अर्थ में उनका प्रयोग होता है। जी देखो भाई आगे चलें, देखो जैसे किसी मूर्ख को जब हम कहते हैं तुम बिल्कुल गधा हो, क्या हो, तुम बिल्कुल गधा हो, तब यहां गधा शब्द का जानवर में अर्थ लिया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो कभी जानवर नहीं हो सकता। यहां गधा का अर्थ गधा के समान मूर्ख से निकाला जाता है। ये शब्द कौन से होंगे, यहां पर जो मैंने गधा का प्रयोग किया है ये होगा लाक्षणिक। क्या होगा भाई, लाक्षणिक होगा, याद रखेंगे। इसी प्रकार गधा शब्द लाक्षणिक है, जी हाँ बिल्कुल लाक्षणिक है। आगे चलो, आगे देखते हैं व्यंजक। अब ये भी काफी महत्वपूर्ण है, व्यंजक क्या होता है। देखो भाई व्यंजक शब्द कैसे होते हैं, व्यंजक शब्द वे होते हैं जिनका वाचार्थ लिया जाता है ना कि लाक्षार्थ। अच्छा जी, तो इन शब्दों का इन दोनों से उसका अर्थ भिन्न होता है। जैसे कोई चोर रात में अपने एक साथी से कहता है रात कितनी अंधेरी है। देखो भाई जहां से क्या है, रात कितनी अंधेरी है, तो देखो रात क्या है, रात तो सभी को पता है कि अंधेरी होती है, लेकिन यहां पर कहा है उसने रात कितनी अंधेरी है, तो ऐसे शब्द आते हैं आपके व्यंजक के अंतर्गत। जी हाँ, अब देखो आगे को समझने की, अरे कहां गए भाई, अच्छा चलिए भाई, तो आज के लिए था इतना ही। मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए आप ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें, तब तक के लिए जय हिंद।